गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रानू बेटा। ये जो साइड में लिखा आ रहा है ना, ये जो मैं बोलता हूँ उसको ये लिखता है, और इसका देखो दिमाग खराब हो जाता है जब हिंदी बोलते हैं हम लोग। ये जो साइड रियली हार्ड हम वो बटन इज कॉलिंग। चलो स्टार्ट करें। तो पहले एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, पहले एनसीईआरटी यहाँ तक कवर अप कर लेते हैं। तो एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं। सर। हाँ जी बेटा। सर आप बोलते कुछ और है और उसमें कुछ और लिखे आता है। वो हिंदी नहीं समझता है, हम अंग्रेजी नहीं समझते हैं। ये अटक गई है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। चलिए बोर्ड की तरफ, मैं बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, आप अपनी एनसीईआरटी खोलिए तथा जिसको बोलूँ उसको अंडरलाइन कर लीजिए। प्राथमिक व द्वितीयक उपाध्याय से स्टार्ट करते हैं बच्चों। खट 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 आ जाओ दोस्त, धन्यवाद। जहां पे अंडरलाइन कराऊं कृपया करके वहीं पे अंडरलाइन करें, अन्यथा अपना दिमाग ना लगाएं। रसायन विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा में जीवों के हजारों बड़े छोटे यौगिकों का विलयन किया जाता है, उनकी संरचना निर्धारित की जाती है और संभव हो तो उन्हें संश्लेषित किया जाता है। कोई मतलब नहीं हम लोग को इससे क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए। यदि कोई जैव अणुओं की एक तालिका बनाए तो उसे उसमें हजारों कार्बनिक यौगिक जैसे अमीनो अम्ल, शर्करा इत्यादि मिलेंगे या पाए जाएंगे। कुछ कारणों से जिन्हें खंड 9.10 में दिया गया है, ये खंड है उपापचयज का। डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट क्या परिभाषा है वहां पे, को हम उपापचयज कहते हैं, अंडरलाइन। अमीनो अम्ल, शर्करा इत्यादि को कुछ कारणों से उपापचयज कहते हैं। उपरोक्त सभी श्रेणी के इन यौगिकों की उपस्थिति को जिन्हें चित्र 9.1, चित्र 9.1 देख लीजिए, ये है, इसमें आपको जितने भी अणु दिए हैं सारे के सारे प्राथमिक उपापचयज हैं। शर्करा दी हैं आपको, ग्लूकोज के, राइबोज के शर्कराएं दी हैं, अमीनो अम्ल दिए हैं, वसा अम्ल, ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, ये सब दिए हुए हैं, को दर्शाया गया है। कोई व्यक्ति प्राणी ऊतकों में ज्ञात कर सकता है, इन्हें प्राथमिक उपापचयज कहते हैं। पहले 9.1 पेज में जितने बने हैं सारे के सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट, उनमें से कोई सा भी उदाहरण में रख के आपसे पूछा जा सकता है। जब कोई पादप, कवक व सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं का विश्लेषण करे तो इन प्राथमिक उपापचयों के अतिरिक्त, अंडरलाइन फॉर द, के अतिरिक्त हजारों यौगिक जैसे एल्कोलॉइड, फ्लेवोनॉइड्स, रबर, वोलेटाइल ऑयल, वाष्पशील तेल, प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक्स, रंगीन वर्णक, इत्र, गोंद, मसाले मिलते हैं, इन्हें द्वितीयक उपापचयज कहते हैं। यहाँ पे बच्चों जो ये सब्सटेंस दिए हैं कुल मिला के 9 हैं, एल्कोलॉइड, फ्लेवोनॉइड, रबर, वाष्पशील तेल, प्रतिजैविक, रंगीन वर्णक, इत्र, गोंद, मसाले। तो इनकी एक श्रेणी आपको बना के दे सकता है, या एक क्वेश्चन ऐसा बना सकता है कि बहुत सारे पदार्थ दे देगा, उसमें क्या लिख देगा, इनमें से कितने द्वितीयक उपापचयज हैं, या निम्न सारणी में कितने प्राथमिक उपापचयज हैं। क्लियर? मल्टीपल उसमें आपको ये मिलेंगे। प्राथमिक उपापचयज ज्ञात कार्य करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्राथमिक उपापचयज ज्ञात कार्य करते हैं।
वह सामान्य कार्य की प्रक्रिया में इनकी भूमिका भी ज्ञात होती है। जैसे ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, हमारी बॉडी में क्या कर रहे हैं हम लोग को सारा पता है। तो प्राथमिक जो आपके एक्टिविटीज हैं, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, उसमें कार्य ज्ञात हैं तथा सारी चीजें पता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या कर रहे हैं। किंतु इस समय सभी द्वितीयक उपापचयों की, जिन प्राणियों में पाए जाते हैं, में उनकी भूमिका या कार्य ज्ञात नहीं, भूमिका या क्या कार्य नहीं जानते। हम लोग इंसान नहीं जानते कि उस जीव के अंदर वो कर क्या रहा है। जबकि इनमें से बहुत, जैसे रबड़, औषधि, मसाले, इत्र व वर्णक मनुष्य के कल्याण में उपयोगी होते हैं। कुछ द्वितीयक उपापचयों का पारिस्थितिकी महत्व होता है। आप बाद के अध्यायों वर्षों में इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अंडरलाइन करिए, कुछ द्वितीयक उपापचयों का पारिस्थितिकी महत्व होता है। ये क्या मतलब हुआ? कैसा महत्व है भैया ये? कौन बताएगा? इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बताएगा आप में से कोई? इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का मतलब है बच्चों, पारिस्थितिकी में इंटरेक्शन होते हैं, होस्ट के इंटरेक्शन है, पैरासाइट के इंटरेक्शन है, प्रीडेटर के इंटरेक्शन है, भांति भांति की चीजें इंटरेक्ट करती हैं, जिससे हम लोग बहुत सी चीजों से इंटरेक्शन करते हैं। पादपों से हम लोग को मतलब रहता है, उनसे हम लोग को भोजन मिलता है, फल मिलते हैं, फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, ये सारी चीजें मिल रही हैं। तो ये इंटरेक्शन है, यस और नो। किसी न किसी चीज को हम लोग खा रहे हैं, हम लोग ऑटोट्रॉपिक तो है नहीं, अपने आप अपना भोजन तो बनाते नहीं है, भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट है। तो दूसरों पे जब भोजन के लिए डिपेंडेंट है तो उसको नुकसान भी पहुंचाते हैं हम लोग, यस और नो। नुकसान को कम करने के लिए बहुत से प्लांट अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसे वो रखते हैं, उपाय रखते हैं, जिससे उनको लोग परेशान ना करें। जैसे होता क्या है, कुछ प्रजातियां होती हैं बबूल की, बबूल बोले तो बबूल तो समझते ही होंगे आप लोग, उसमें कुछ विशिष्ट प्रकार की शर्कराएं पैदा करता है, और शर्कराएं वो सिक्रीट कर देता है, वो स्रावित कर देता है। उन शर्करा को खाने आ जाती हैं लाल रंग की चींटियां। लाल रंग की चींटियां उसको खाने आती हैं, तो उस बबूल के पेड़ पे अपना घर बना लेती हैं, बाम्बी बना लेती हैं, और उसी पे रहने लगी। अब कोई जानवर उनको चरने आया, बबूल के पेड़ को खाने आया, तो उसने जब पत्तियां खाई तो चींटियां गुस्से में क्या करेंगी, उस पर अटैक कर देंगी। चींटियां जब उसको काटेंगी तो उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, और जानवर उनकी पत्तियां खाना छोड़ के भाग जाएगा, यस और नो। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी सुरक्षा कर ली कि नहीं कर ली? तो द्वितीयक उपापचय बहुत बार सुरक्षा के काम में आते हैं, कि अपने आप को दूसरे से बचाने के लिए उपयोग में आ रहे हैं। क्या हम लोग भी ऐसे किसी द्वितीयक उपापचय को सुरक्षा में रखते हैं? मतलब किसी और प्राणी को अपनी सुरक्षा में रखा हो हम लोगों ने? बताओ, किसी और जीवधारी को अपनी सुरक्षा में आपने रखा हो शरीर के साथ? ऐसा नहीं कि कुत्ता पाल लिया हमने, न, जीव तो है, शरीर के साथ। बताओ, टफ क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का। हम लोग अपने शरीर में, अच्छा हिंट दे देता हूं, बॉयज में नहीं होता है, केवल गर्ल्स में होता है। किसी को सुरक्षा के लिए रखना अपने बॉडी के साथ। क्या कह रहे हो? अरे भाई पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हो? बाल भुजला रहे हो बैठ के? नहीं कह रहे हो? कहो न कहो, नहीं कहोगे? और कोई? तुम लोग तो आंसर दो, लड़कियों के बारे में है क्वेश्चन। तुम लोग को अपने शरीर के बारे में अभी नहीं पता ना पूरा? बायोलॉजी लेके बैठो, 12वीं पास कर ली। शरीर बहुत विस्तृत है, इसका अध्ययन करने में तो तुम लोग की एमबीबीएस खत्म हो जाएगी, एमडी खत्म हो जाएगी, तो भी शरीर पूरा ज्ञान में नहीं आएगा। इतना बड़ा शरीर है, ब्रह्मांड है शरीर हम लोग का। तो गर्ल्स में जो वेजाइना होती है, उसकी इपिथीलियम में ग्लाइकोजन संग्रहित होता है। उस ग्लाइकोजन को खाता है लैक्टोबैसिलस। कौन सा जीवाणु खाएगा? लैक्टोबैसिलस। बदले में बना के देगा लैक्टिक एसिड। और जो आपका वो है योनि मार्ग, वेजाइनल ट्रैक्ट, उसमें लैक्टिक एसिड जमा रहता है, जिससे कोई भी अन्य बैक्टीरिया ग्रोथ ना कर पाए। तो एक तरीके से लैक्टोबैसिलस को पाल लिया गया, किस लिए? कि और कोई जीवाणु ग्रोथ ना कर पाए, यस और नो। वो भी एक तरीके से ऐसे ही कॉन्सेप्ट है कि शरीर में कोई आक्रमण ना करे। इसको हम लोग पढ़ेंगे कब? इम्यूनिटी में पढ़ेंगे, वापस हम लोग उसमें देखेंगे। चलिए, ये हो गया हम लोग के द्वितीयक उपापचय के बारे में। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? 9.5 पॉलीसैकेराइड, ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, इसको अंडरलाइन करिए। अम्ल अवलय भाग में दूसरे श्रेणी के बृहद अणुओं की तरह पॉलीसैकेराइड भी पाए जाते हैं। अम्ल अवलय भाग मतलब धारित। ये कौन सा भाग है?
धारित भाग में क्या पाए जाते हैं? पॉलीसैकेराइड पाए जाते हैं। ये पॉलीसैकेराइड श्रृंखला की लंबी श्रृंखला होती हैं। यह श्रृंखला सूत्र की तरह कपास के रेशे विभिन्न प्रकार के एकल सैकेराइड से मिलकर बने होते हैं। उदाहरण, सेलुलोज एक बहुलक पॉलीसैकेराइड है। उदाहरण स्टार लगाइए। सेलुलोज एक बहुलक पॉलीसैकेराइड है जो एक ही प्रकार के मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज का बना होता है। सेलुलोज एक समबहुलक है। समबहुलक मतलब केवल एक ही टाइप का मोनोमर है इसमें। इसका एक परिवर्तित रूप स्टार्च अथवा मंड सेलुलोज से भिन्न होता है, लेकिन यह पादप ऊतकों में ऊर्जा भंडार के रूप में मिलता है। अंडरलाइन फॉर, यह पादप ऊतकों में ऊर्जा भंडार के रूप में मिलता है। प्राणियों में एक अन्य परिवर्तित रूप होता है जिसे ग्लाइकोजन कहते हैं। प्राणियों मतलब जंतुओं, यहाँ पे जंतु बोलना चाह रहा है। एक अन्य परिवर्तित रूप होता है जिसको ग्लाइकोजन कहते हैं। इनुलिन फ्रक्टोज का बहुलक है। कल पढ़ाया था इनुलिन किसका पॉलीमर है बच्चों? फ्रक्टोज का बहुलक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है इनुलिन के बारे में। इसको हम लोग मेटाबोलाइज नहीं कर सकते। एक पॉलीसैकेराइड श्रृंखला जैसे ग्लाइकोजन का दाहिना सिरा अपचायक व बायां सिरा अनअपचायक होता है। राइट एंड रिड्यूसिंग नॉन, और दूसरा एंड नॉन रिड्यूसिंग। पढ़ा दिया था, आरआर से याद दिलाया था। आरआर राइट एंड रिड्यूसिंग एंड। यह शाखा युक्त होती है जो व्यंग चित्र जैसी दिखाई देती है। पहले व्यंग चित्र देख लीजिए। यहाँ पे देखिए जो कार्बन है, ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो ये अल्फा 1,4 लिंकेज हो गई। अब यहाँ पे देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे लिंकेज कौन है? ये 1,6 लिंकेज। क्या हुआ बताओ बेटा, है ना, बता दो। यहाँ पे लिंकेज कौन सी है? 1,6 लिंकेज। तो मैंने ब्रांचिंग पॉइंट पे क्या लिखा रखी है? 1,6 लिंकेज। ये डायग्राम से क्लियर? अब वापस चलते हैं। इतनी जल्दी वापस नहीं जाना है भाई। मंड में द्वितीय कुंडलीदार संरचना मिलती है। स्टार लगाइए इस लाइन में। सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर है। वास्तव में मंड में आयोडीन अणु इसके कुंडलीय भाग में से जुड़े होते हैं। आयोडीन अणु मंड से जुड़कर नीला रंग प्रदान करते हैं। सेलुलोज में उपरोक्त जटिल कुंडलियां नहीं मिलने के कारण आयोडीन इसमें प्रवेश नहीं कर पाता है। वो दे देगा आयोडीन और सेलुलोज की अभिक्रिया में कोई भी रंग उत्पन्न नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें सेलुलोज में कुंडलन है ही नहीं। कुंडलन है नहीं तो आयोडीन ट्रैप नहीं होगी। ट्रैप नहीं होगी तो कलर बनेगा नहीं। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। ये तो आपको अच्छे से पता है। यस और नो? अरे सेल वॉल के बारे में तो पता है। कितना पता है? हमें भी पता है। सूजी सूजी आंखें, खड़े हो जाओ। पादप भित्ति में कितनी लेयर होती हैं? पादप भित्ति कितने प्रकार की होती है? क्वेश्चन पूछते ही प्रोजेक्टर को देखने लगता है। और डॉक्टर साहब बताओ कौन कौन सी? कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली है। 2 कोशिका भित्ति की लेयर है। पगला सेब, इनको ज्ञान दो। नहीं। श्रद्धा बेटा, सेल वॉल में लेयर कौन कौन सी? हाँ ऐसे ही, बिल्कुल सही। क्वेश्चन पूछते ही खुजली क्यों होने लगती है? अरे पढ़ी होगी यार, प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति, और किसी किसी पादप में तृतीय कोशिका भित्ति भी होती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। वही कहाँ बता रही थी? मैंने कहा था वेरी गुड, बताओ। तुम खुजलाने लगी है बैठ के। सेकेंडरी सेल वॉल किसकी बनी? हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन, वो सब चीजें पाई जाएंगी। तो जब ये कोशिका भित्ति सेलुलोज की कह रहा है तो ये नॉर्मली प्राथमिक कोशिका भित्ति की बात कर रहा है। बैठ जाओ। कागज पौधों की लुगदी से बना होता है जो सेलुलोज होता है।
अब इसमें कागज जो पौधों की लुगदी से बना होता है, सिर्फ लुगदी नहीं मिलाते हैं, और भी चीजें मिला लेते हैं। जैसे जो हार्बीवोर्स एनिमल्स हैं, जो खाना खाते हैं, उसका जो लुगदी निकालते हैं, जिसको गोबर कहते हैं या घोड़े की लीद कहते हैं, उसको भी कागज में मिलाया जाता है। तो ये कागज फाड़ के जो मुंह में रखने की टेंडेंसी है, याद रख लो, मुंह में रख के आ रहे हो। रुई के धागे सेलुलोज के बने होते हैं। प्रकृति में बहुत सारे जटिल पॉलीसैकेराइड मिलते हैं। यह अमीनो शर्करा व रासायनिक रूप से परिवर्तित शर्करा जैसे ग्लूकोसामीन, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन इत्यादि से मिलकर बने होते हैं। जैसे आर्थ्रोपोडा का बाह्य कंकाल जटिल सैकेराइड काइटिन से बना होता है। काइटिन में एन ग्लूकोसामीन। ये जटिल पॉलीसैकेराइड अधिकतर समबहुलक होते हैं। अधिकतर पे स्टार, सारे के सारे नहीं है, अधिकतर क्या है, समबहुलक हैं। और हम लोगों ने इसके एग्जाम्पल पढ़े थे विषम वाले, प्रोटियोग्लाइकन, हाइड्रोनिक एसिड और अगर अगर, याद है 3 एग्जाम्पल। चलिए, तो यहां तक हम लोगों ने एनसीईआरटी कवर कर ली। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट, जैव अणु का द्वितीय भाग। ये जो भाग पढ़ा रहा हूं ये मिलेगा आपको अम्ल विलेय भाग में, एसिड सॉल्युबल पूल में, फिल्ट्रेट में, निस्यंद में। और इसका जो दूसरा रूप है वो मिलेगा आपको धारित में। इसके पॉलीमर मतलब प्रोटीन। तो आज हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, अमीनो अम्ल। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, अमीनो अम्ल, अमाइनो एसिड्स। चीजों को थोड़ा अच्छे से याद करना सीखिए। अब मैं आपको एक टर्म दूंगा, उस टर्म से रिलेटेड आपके दिमाग में क्या क्या कौंधा मुझे बताना। ठीक, कुछ भी नहीं कौंधा तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे। ठीक, तो ऐसे करके हम लोग थोड़ा अपनी याददाश्त को क्या करेंगे, मजबूत करेंगे। अब मैं बोलता हूं एक टर्म, उसमें हाथ के हाथ, जैसे नहीं रैपिड फायर राउंड होता है, हाथ के हाथ खड़ा करना। स्टैनले मिलर, हाँ बेटा खड़े होकर बताओ, स्टैनले मिलर के बारे में क्या याद आ रहा है। वेरी गुड। कौन कौन सी, कौन सी, मीथेन और मीथेन और मीथेन। बैठ जाओ। और किसी को कुछ याद आया इसके इतना बताने के बाद, स्टैनले मिलर। अगर आपको ये चीजें याद नहीं आएंगी तो सिलेक्शन आपका खुदा भी नहीं करा पाएगा। हम लोग को तो छोड़ दो, हम लोग की तो औकात ही क्या है, क्योंकि अपने मरे ही स्वर्ग देखना, ये तो सुना होगा ना कहावत। हम आपको कितने ही बेहतरीन पढ़ा लें, हम कितने ही अच्छे हों, हम अगर आपको ट्रेंड नहीं कर पाए, हमारी गलती, और आप ट्रेंड हमसे नहीं हो पाए, आपकी उससे बड़ी गलती। टीचर आपको परफेक्ट मिले कि नहीं, टीचरों में कोई दोष दिखता है, तो क्यों नहीं अचीव करते हो चीजें। अच्छा, जो पढ़ा दी उसको तो अच्छे से याद कर लोगे ना, जो नहीं पढ़ा नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, वो हम पढ़ाएंगे, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन जो पढ़ा दिया वो तो आना चाहिए, यस और नो। तो प्रॉमिस करो कि जो पढ़ा चुका हूँगा उस पर अच्छा कमांड होगा, पुराना नहीं बताओगे, नया नहीं बताओगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉमिस है? पुराना पूछो, नो सर, बोलो नो सर। धीरे धीरे करिए भैया, सिलेक्शन के लिए याद रखना। अभी आप लोग को लग रहा है बैच अभी स्टार्ट हुआ है, हंसी खेल में दिन गुजर जाएंगे धीरे धीरे, और टेस्ट आ जाएगा उधर नीट का। तो बेहतर है कि पर डे अपने आप को सिंसियर और करते जाइए, और ज़्यादा आप जूझिए अपने सिलेबस के संग। चलिए, स्टैनले मिलर एक साइंटिस्ट थे। इनके गुरु थे, प्रोफेसर थे हेरोल्ड यूरे। कौन थे? हेरोल्ड यूरे। उन्होंने एक थ्योरी थी, ओपेरन एंड हेल्डेन की थ्योरी फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ, की जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। जब उन्होंने इसके बारे में सुना तो उन्होंने अपने जो छात्र था स्टैनले मिलर, उससे कहा एक काम करो यार, जो ये लोग कह रहे हैं स्टैनले मिलर, ये ओपेरन एंड हेल्डेन कह रहे हैं, ऐसा कुछ प्रैक्टिकल करके देखो कि ऐसा होता है कि नहीं। तो ओपेरन और हेल्डेन ने कहा क्या था जीवन की उत्पत्ति के लिए, पहले के वातावरण में आपकी 3 गैसें पाई जाती थी बहुतायत से, मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन। कौन सी गैसें हैं? मीथेन,
अमोनिया, हाइड्रोजन। उन्होंने कहा जो पानी है, पानी धरती पे बरसता था, लेकिन धरती कैसी थी? रेड हॉट, बिल्कुल गर्मा गर्म। तो गर्मा गर्म धरती थी, तो पानी नीचे आने से पहले ही बांस बन के उड़ जाता था। उड़ता था तो ऊपरी वायुमंडल में पहुंचता था। वहां पे कौन कौन सी गैसें हैं? मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। अब वहां पे लगातार क्या है? बादल बन रहे हैं, बादल बन रहे हैं, तो बिजली कड़केगी। बिजली कड़केगी तो उच्च तापमान होगा, तो 800 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान रखा, और उन्होंने बोला वहां पे अभिक्रिया होगी। अभिक्रिया होगी तो ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाओगे वो ठंडा हो जाता है वातावरण, तो वहां पे ये चीजें संघनित हो जाएंगी। संघनित हो जाएंगी तो पुनः जल के रूप में बरसेंगी। फिर नीचे आई, नीचे लेकिन पृथ्वी कैसी है? रेड हॉट। फिर ये बाष्प बन के उड़ गई। फिर इसने उन गैसों से रिएक्शन करी, फिर ये पानी की बूंदों के रूप में नीचे आई, फिर ये उड़ गई। तो उन्होंने एक प्रैक्टिकल में एक ऐसा एपरेटस बनाया, एक बीकर लिया, बीकर के अंदर भरा पानी, और पानी को गर्म करने की डिवाइस लगा दी। पानी गर्म होता तो जल वाष्प निकल के ऊपर के चैम्बर में गई। चैम्बर के अंदर उन्होंने गैसें रखी थी, कौन कौन सी? अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोड लगा के 800 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान क्रिएट किया। अब वहां पे रिएक्शन करा दी। नीचे एक लगा दिया कंडेंसर। कंडेंसर मतलब संधारित्र। उसने क्या किया? उसको कंडेंस कर दिया, और फिर वो वापस बूंदों के रूप में आया। फिर से इन्होंने उसी बीकर के अंदर भेज दिया तो पुनः उबलने के लिए। तो जब 10, 15, 20 दिन ये एक्सपेरिमेंट होता रहा, तो 18वें दिन जब उन्होंने सॉल्यूशन को निकाल के देखा, तो उसमें कुछ लाल लाल रंग का पदार्थ दिखा। जब उस लाल पदार्थ का विश्लेषण किया गया, तो पता लगा वो अमीनो अम्ल थे। वो क्या थे? अमीनो अम्ल। तो उन्होंने बोला कि जिस प्रकार से अमीनो अम्ल बने, कार्बनिक पदार्थ की निर्माण हो गया, तो वैसे ही बाकी कार्बनिक पदार्थ भी बन गए होंगे। यस और नो? तो यहां से ओपिनियन एंड हेल्डेन की थ्योरी को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला कि ये थ्योरी सही कह रही थी कि इसके आगे ऐसे ही शर्कराएं बनी होंगी, विभिन्न प्रकार के वाहक बने होंगे, और इसी प्रकार से जो प्राणी जगत है, जंतु जगत है, या जो भी जीवधारी है, उसकी संरचना हुई। यस और नो? तो उनको मिला क्या और एक्सपेरिमेंट में था क्या, ये देखते हैं। एक्सपेरिमेंट में थी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी गैस? ये कौन है? मीथेन। रिएक्शन के समय कौन कौन मौजूद था? अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर। अब जो रिएक्शन हुई होगी उसमें क्या हुआ? इसके अन्य पदार्थ रिएक्शन के कारण चेंज हो गए। एक तरफ आ गया NH2, एक तरफ आ गया COOH, एक तरफ आ गया एक वेरिएबल ग्रुप R, एक तरफ आ गया H। तो इससे ये बन गया है बेसिक स्केलेटन ऑफ एन अमीनो एसिड। ये क्या है? एक प्रारूपी अमीनो अम्ल की संरचना। एक प्रारूपी अमीनो अम्ल की संरचना में क्या होगा? एक अमीनो समूह, एक कार्बोक्सिलिक समूह, एक वेरिएबल R समूह। वेरिएबल मतलब परिवर्तनशील, अर्थात ये भिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल में भिन्न प्रकार का होगा। ये R लिखा जाता है बस। तो मीथेन जैसे स्ट्रक्चर से अमीनो एसिड बना होगा उस एपरेटस में। यस और नो? तो ये कौन है? मीथेन। ये क्या हो गए? प्रतिस्थापित मीथेन। यस और नो? ये प्रतिस्थापित मीथेन हो गए। और एक्चुअली में है क्या ये? अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स को प्रतिस्थापित मीथेन कहा जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल सत्य है कि अमीनो एसिड क्या होते हैं? प्रतिस्थापित मीथेन होते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? ये इवोल्यूशन के संग कोरिलेट करके मैंने आपको समझाया। होपफुली ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे बने। अब केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट लगेगा, ऐसा कार्बन जिसके साथ सारे फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं, उसको कौन सा कार्बन बोलते हैं? अल्फा कार्बन। अर्थात ये कार्बन कौन सा है? अल्फा कार्बन। इसी कारण सभी के सभी अमीनो अम्ल क्या कहलाएंगे? अल्फा अमीनो अम्ल। ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे? अल्फा अमीनो अम्ल। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? तो इसको लिख देता हूं। अमीनो एसिड यूज करूंगा टर्म, अमीनो अम्ल हिंदी में लिखना बर्बादी है समय की। अमीनो एसिड्स कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तथा
ऑक्सीजन के बने कार्बनिक यौगिक होते हैं। पहला स्टेटमेंट क्लियर। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आपको सारी चीजें दिख रही हैं। इससे बने हुए क्या है? ये कार्बनिक यौगिक अर्थात आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस। सेकेंड, एक आदर्श या प्रारूपी अमीनो एसिड में एक अमीनो समूह, एक कार्बोक्सिल समूह, एक H समूह व एक परिवर्तनशील समूह R पाया जाता है। नेक्स्ट, सभी को मैंने क्या बोला है? दीज ऑल आर टर्म्ड एज द अल्फा अमीनो एसिड। सभी क्रियात्मक समूह एक ही अल्फा कार्बन से जुड़े रहते हैं, अतः सभी अमीनो एसिड्स अल्फा अमीनो एसिड्स कहलाते हैं। सभी को क्या बोलेंगे बच्चों? अल्फा अमीनो एसिड्स बोलेंगे। यहां तक कोई दिक्कत समझने में? फिर नेक्स्ट देखते हैं। ये सारी संरचनाएं सेम, कोई अंतर नहीं। अब ये अलग अलग कैसे बनेंगे? H CH3 CH2 OH। अब ये पृथक हो गए, ये अमीनो अम्ल चेंज हो गए। तो एक्चुअली में ये वाला नीचे वाला पार्ट पूरा का पूरा किसका है? ये वेरिएबल R समूह है, यस और नो? भाई बाकी स्ट्रक्चर तो आपको सेम दिख रहा है। ये वेरिएबल R समूह है, अर्थात वेरिएबल R समूह के आधार पर ही हम लोग अमीनो एसिड को क्या करेंगे? पृथक पृथक उसको मानेंगे और या उनका वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण के खैर और भी कॉन्सेप्ट हैं। अभी जो हम लोग का अमीनो एसिड के टाइप में डिपेंड्स ऑन द R, किस पे डिपेंड कर रहे हैं? R। तो इसको याद रखने के लिए आपको याद रखनी पड़ेगी गैस। क्या याद रखोगे? गैस। गैस क्यों? ग्लाइसिन, एलेनिन और सेरिन, यही तीन मॉलिक्यूल आपकी एनसीईआरटी ने डायग्राम में दिए हैं। तो अगर अधिकतर क्वेश्चन बनेगा तो आप पे इन तीन अमीनो अम्ल के बारे में ही क्वेश्चन बनेगा। इसको अब छापना स्टार्ट करें, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। श्रद्धा बेटा कहाँ खो जाती हो पढ़ते पढ़ते हैं?
तुम तो यहीं की हो, कोटा की हो, तो वैन से क्यों आती जाती हो? गड़े पान है? यहाँ पे घर है लेकिन यहाँ जॉइंट फैमिली है तो यहाँ बहुत दूर है यहाँ से, तो हॉस्टल ले लिया पास में। तो हॉस्टल ले लिया तुमने? कहाँ पे? गाजीपुर। राजीव गांधी नगर, जहाँ जहाँ वो लैपटॉप लिए बैठे हैं? हाँ। ओके। वैन में कभी भी आगे मत बैठना, ठीक? क्योंकि कल मैं नीचे खड़ा था, जब वो एक बार पीछे का गेट नहीं खुला, फिर आगे का गेट, कोशिश करना आगे मत बैठना कभी, ठीक है? तो अकेले तुम्हें लेने आती है वैन? नहीं, कल शुरू की थी, कल लेती हूँ, कल निकल लेती हूँ। अच्छा, तो मैंने देर तक पढ़ाया था क्या? मैं तो वक्त पे छोड़ता हूँ क्लास। हाँ, उधर चला गया था हमारे नितिन सर के पास। ओके। कोशिश करो सबके साथ जाओ, इधर के ऑफिस के काम पहले निपटाओ, ठीक है? टीचर्स के नंबर हैं सबके, स्टाफ के, मोबाइल में रखना नंबर सबके। तुम कहाँ रहती हो? हाँ बेटा, महाविद्यालय। वो जिधर सब्जी मंडी वगैरह है। नहीं, जितना अलग है। एलएन तो चारों तरफ है कोटा में। वही तो, उधर तो सब्जी मंडी लगती है अंदर, संकल्प की तरफ। संकल्प के सामने वाला मावी नगर, सेकंड थर्ड। तो वहां से वैन से आती हो? हैं? वेरी गुड। है? नहीं, अच्छी बात है साइकिल चलाना। फॉरेन में जो प्रधानमंत्री तक साइकिल चलाते हैं, यहाँ पे दिमाग खराब हो गए सबके, खासकर टीचरों के। गाड़ियाँ यूज नहीं करनी चाहिए। पर वहाँ रहने चलने के लिए भी अच्छा है, कोटा की तरह नहीं खुदा पड़ा है, साइकिल चलाई मुंह के बल नाले के अंदर। आधा कोटा तो खुदा पड़ा है इस समय, और जहाँ नहीं खुदा वहाँ अगले साल खुदेगा। अभी तो खतरनाक होने वाला है, कोटरी चौराहे के पास खुदने वाला है, उधर से एक वो बनेगा ओवरब्रिज। तुम कहाँ रहते हो शहबाज? तुम तो पास में ही रहते हो, पीछे पीछे से ही निकल जाते होगे। कैसे आते हो? ऑटो से आते हो? पैदल आते हो? साइकिल लो ना, तुम्हारी एज में तो साइकिल चलानी चाहिए, तंदुरुस्ती बरकरार रहेगी। अजय, तुम कहाँ से आते हो? तुम याद से साइकिल खरीदो, कोई खरीदे ना खरीदे, तुम खरीदो। जितने मोटे हो रहे हो ना इस उम्र में, हमारी उम्र तक पहुंचते पहुंचते फट जाओगे। तुम वर्जिश करो। दुबले हो जाओगे? ये दुबले हो तुम? पहले कैसे थे भाई? पहले कितने थे? सही कह रहे हो? अच्छा, सही नहीं मिल रहा तुम्हें खाना? सही बने हुए हो अभी? सलाम कर रहे हो, क्या कर रहे हो बताओ ना मुझे। कर रही हूँ, कर रही हूँ। तो तुम मधुमक्खी के छत्ते में कर क्या रहे थे जो मधुमक्खी ने काट दिया तुम्हें? शायद निकालने गए थे, घर में आ गई थी। तुम पेड़ काट रहे थे, खुरापात कर रहे होगे, तभी तो उसने काटा होगा तुम्हें। किस चीज का पेड़ काट दिया? किस चीज का पेड़ काट डाला?
वैसे भी दोनों टाइप्स। अच्छा, तुम कहाँ से आते हो? हैं? रेलवे स्टेशन। उधर घर है आपका? खेती बाड़ी भी है हाँ वहीं पे, सोगरिया के आसपास? तो गया जा रहा है। अच्छा, कैसे आते हो तुम? वेरी गुड। खेत में क्या क्या होता है? सर अभी तो गेहूं के ही नाम है। अच्छा, मटर रेटर नहीं होती इधर? धनिया ज़्यादा होती है सुना है मैंने, धनिया भी बहुत होती है इधर। मिर्ची भी होती है, मिर्ची अच्छी होती है लेकिन मिर्ज़ापुर की मिर्ची फेमस है। वहाँ से मिर्ज़ापुर, वहाँ से मिर्ची। मिर्ज़ापुर के तो कालीन भैया फेमस हैं। बना लिया? मुन्ना भैया तो निकल लिए, कालीन भैया जिंदा है फिर। मुन्ना भैया तो दिवंगत हो गए। सहबाज, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? एक वेब सीरीज है मिर्ज़ापुर, देखना मत रत्ती भर, और गंदी गंदी गालियां हैं उसमें। इतनी गालियां गलौज सीखेंगे, सिखाएंगे बच्चों को हम लोग हैं। अच्छी है। बड़े आगे। अरे हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो, क्या कह रहे हो भाई? ऑनलाइन वाले बच्चों अगला पन्ना स्टार्ट करें। जी सर। ओके, तो अभी हम लोगों ने देखे अमीनो अम्ल की बेसिक डिटेल हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम लोग देखेंगे अमीनो अम्ल के प्रकार, अलग अलग आधार लेंगे, अलग अलग आधार पे इनके प्रकार देखेंगे। जैसे टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। पहला शरीर में संश्लेषण के आधार पर, तो हम लोग के जो अमीनो एसिड्स होते हैं शरीर में संश्लेषित भी होते हैं और बहुत से नहीं भी होते हैं। तो हमारे शरीर में जितना भी प्रोटीन है वो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल का बना है। कितने प्रकार के? 20 प्रकार के। उनमें से कुछ ऐसे हैं जो शरीर में संश्लेषित हो जाते हैं, तो नॉन एसेंशियल हम लोग को डाइट में खाएं ना खाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो हम लोग के शरीर में खुद ब खुद बन जाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं जिनका शरीर निर्माण कर ही नहीं सकता, और अगर शरीर निर्माण नहीं कर सकता तो हम लोग को खाने में मिलने चाहिए, तो वो हो जाती है कैटेगरी एसेंशियल। कुछ ऐसे होते हैं जो शरीर में संश्लेषित तो हो रहे हैं बट उतनी प्रचुर मात्रा में नहीं है, तो उनको बोलते हैं सेमी एसेंशियल। तो पहली कैटेगरी कौन सी? एसेंशियल की पहले लिख देते हैं। मानव शरीर की प्रोटीन 20 भिन्न भिन्न अमीनो एसिड्स की बनी होती है। इनकी 3 श्रेणियां होती हैं। नंबर 1 एसेंशियल अमीनो एसिड, आवश्यक अमीनो अम्ल। ये वो हैं जिनको हम लोग के शरीर संश्लेषित नहीं कर पाएगा, तो भोज्य पदार्थ में इनका होना कंपलसरी है। यह वह अमीनो एसिड्स हैं जिनका संश्लेषण हम लोगों का शरीर
नहीं कर सकता है, अतः इनका भोजन में सम्मिलित होना आवश्यक होता है। इनका भोजन में शामिल होना आवश्यक है क्योंकि ये कैसे हैं, शरीर में जो संश्लेषित नहीं होंगे। जैसे लंपट VILT, लंपट तो समझते होगे, कंपट नहीं लंपट। लंपट क्या होता है? ऐसे ही हमारा घूमने वाले इंसान को क्या बोलते हैं? लंपट। ठीक है, तो लंपट में पहला लाइसिन, मिथ्योनीन, फिनाइल एलेनीन, ट्रिप्टोफान, वैलीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन और थ्रियोनाइन। तो ये हम लोग के 8 कैसे हो गए? एसेंशियल। इनके बिना शरीर का काम नहीं चलेगा। फिर आता है सेकंड कैटेगरी, सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड। अर्ध आवश्यक, ये कौन है? इनका संश्लेषण शरीर में होता तो है परंतु उसकी गति धीमी होती है, अतः शरीर को आवश्यकता पूर्ण करने हेतु इनके लिए खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहना पड़ता है। आप लोग जब MBBS में पहुंचोगे तो MBBS फाइनल ईयर में स्टाइपेंड मिलने लगता है। क्या मिलता है? स्टाइपेंड। स्टाइपेंड क्या होता है? पॉकेट मनी टाइप का खर्चा, क्योंकि आप लोग उस समय OPD में प्रैक्टिस करते हो, जूनियर डॉक्टर कहलाते हो, तो खर्चा इतना तो पैसा मिलेगा, इतना नहीं होगा कि आपकी सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएं, तो घर वालों से पैसा मंगाना ही पड़ जाएगा। और इतना भी नहीं है कि कुछ आवश्यकता पूर्ण नहीं हो रही है, मतलब वैल्यू है कुछ ना कुछ। तो ऐसे ही अमीनो एसिड ऐसे हैं जो हमारे शरीर संश्लेषित तो कर रहा है लेकिन गति धीमी है। गति धीमी है तो हम लोग को भोज्य पदार्थों पे भी डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, तब जाके आपूर्ति पूरी हो पाएगी, अन्यथा बॉडी में डिफिशियंसी के सिम्टम आ जाएंगे। इसमें होते हैं 2 आर्जिनिन और हिस्टिडीन। अब थर्ड कैटेगरी आती है। थर्ड कैटेगरी फिर कैसी हो गई? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड, मतलब गैर जरूरी। इनका संश्लेषण
पूर्ण रूप से शरीर में हो जाता है। इनके संश्लेषण क्या शरीर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोग का क्या हो गया, क्या बोले गए, नॉन एसेंशियल। जैसे आप लोगों ने जब 10वीं क्लास करी है तो आपके परसेंटेज आई थी या और कुछ आया था? रिजल्ट परसेंटेज में था और किसी चीज में था? पहले एक सीबीएसई बोर्ड ने स्टार्ट किया था सीजीपीए। सीजीपीए सुना है? ग्रेडिंग होती थी, सीजीपीए 9 आया, 9.4 आया, 10 आया, ऐसा करके नंबर नहीं आते थे, सीजीपीए आने लगा था। तो सीजीपीए नंबरों को एक तरीके से इंडिकेट करने का तरीका होता है। कौन है वो? सीजीपीए। सीजीपीए से याद रखेंगे हम लोग अपने अमीनो एसिड्स को। कैसे याद रखेंगे? सीजीपीए। सी स्टैंड फॉर सिस्टीन, जी ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, पी 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 क्या है? प्रोलीन। अच्छा, मुझे बोरोलीन सुनाई दिया। कौन क्या बता रही है मुझे? प्रोलीन। ए सॉरी, आर्जिनिन। आर्जिनिन नहीं हुआ, नहीं आर्जिनिन, एलेनिन, सॉरी एलेनिन। तो ये हो गए हम लोग के 3, 2, 5, ये हो गए, ये हो गए सेमी एसेंशियल, सॉरी नॉन एसेंशियल। ऊपर के 2 ये कम क्यों हो रहा है? PGPA, सिस्टीन, ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, प्रोलीन, एलेनिन, CGPA पूरे हो गए। एलेनिन ऊपर कहाँ हो गया? कहाँ हुआ? एक कोई गायब हो रहा है। अच्छा, 8 ऊपर, 8 2 10, 11 12 13 14 15, सही तो है, 16 17, ठीक। बाकी मतलब और दूसरी कैटेगरी उनमें फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये हो गए हम लोग के टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी के अंदर सिंथेसिस हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके बाद हम लोग अगला देखेंगे, जब आप इसको नोट कर लेंगे, इसको नोट करिए, क्योंकि अगला है टाइप ऑन द बेसिस ऑफ अमीनो जो ग्रुप हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप है, उसके आधार पर। इतना बड़ा दिख रहा है ना? ये फिर आज लाइट कम हो गई ना इसकी।
रूम पार्टनर भी रहता है कोई श्रद्धा, कोई दोस्त साथ में रहती है? अरे तुम अकेली रहती हो? अच्छा, मेहंदी कौन लगाता है, मम्मी या तुम खुद लगाई हो? तो मम्मी केवल तुम्हें पढ़ाने के लिए रह रही है या कोई भाई बहन भी है? और केवल तुम? वेरी गुड। परेशान करती हो मम्मी को? वो मुझे पढ़ना। बातें कर करके? ओए राम, इसको भी अपने पास में ही कहीं रखवा देती। ज़्यादा मैंने बोला था इसको। अच्छा, तभी ले चुकी थी और वहाँ पे खाता था। वहाँ पे तो काले कलम बोला था इसको, लेकिन ले चुकी। ये क्या रखा है? जेम्स। जेम्स? अन्य तरह के। नहीं। मुझे खानी नहीं है है। जेम्स। जेम्स के ऐड अच्छे आते हैं। कल मैं फेसबुक पे देख रहा था, दिया था चाइना वाले लोग जो भेड़ की पोटी होती है ना उसको खाते हैं। पर कैसे जाहिल लोग हैं यार, तभी तो सब कि कुछ भी नहीं छोड़ा उनने। उसका भी वो चॉकलेट चॉकलेट शेक में, जैसे नहीं वो मिगनी बोलते हैं हम लोग की तरफ, वो डाल रखी है उन्होंने। हद है यार। अरे पॉपुलेशन ऐसा थोड़ा टट्टी खाने लगो, किसी की पॉपुलेशन ज्यादा है तो अजीब है भाई वो। मतलब सुअर से बड़े सुअर हो रखे हैं, उसका खाना भी खाए जा रहे हैं। तभी तो दुनिया भर की बीमारियां आती हैं। तुमने हमारी जिंदगी इसी में खर्च कर दी, ऊपर कर दो इसको, नीचे कर दो। याद कर लेना बेटा इसको। मतलब चाइना में क्या नहीं बिकता है? जो कुंवारे लड़के होते हैं उनकी यूरिन बिकती है, पसीना बिकता है। ये कैसे, कहाँ ले जाएंगे दुनिया को? वो दिन में पढ़ रहा था, सांप का सूप बना रहा था। उसने सांप की मुंडी काटी, बाकी उबाल उबाल के सूप बनाया। तो सांप की जो हेड है ना वो एक्टिव रहता है करीब 1-1.5 घंटे। तो ऐसे ही काम वाम में गया होगा, उसने हेड ने डस लिया उसको, मर गया। कटे हुए हेड ने डस लिया उसको और बना ले सूप।
हो गया? अशोक लिख लिया बेटा? सर लिख लिया। अरे वाह, ऑनलाइन में तुम ज्यादा तेज नहीं हो गए हो? अभी क्लास में होते बेटा अभी तुम सबसे पीछे होते। नहीं सर, वहाँ पे भी जल्दी ये बोलो लिखा। अभी हमने लिखा नहीं है, बोलो कि बाद में लिखेंगे हम। आज के पेपर कैसे हुए? सर कल है तो आज नहीं। अच्छा, आज नहीं था, आज छुट्टी? हाँ आज छुट्टी थी सर। हो गया सिंह साहब? हटा दें? बचे हैं 3 मिनट। 3 मिनट में एक ग्रुप और हो जाएगा, एक समूह। जो अमीनो अम्ल हैं, अमीनो अम्लों की रासायनिक व अमीनो अम्लों के रासायनिक व भौतिक गुण आर समूह, कार्बोक्सिल समूह व अमीनो समूह तीनों पर निर्भर करते हैं। किस किस पे निर्भर कर रहे हैं बच्चों? आर ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीन ग्रुप। ले देखे छूटा कौन? H। भाई 3 जगह तो ये बैठे हुए हैं, एक H छूटा, तो इन तीनों पे डिपेंड करेंगे इसके गुण। अब कार्बोक्सिल समूह व अमीनो समूह के आधार पर अमीनो एसिड्स का वर्गीकरण। तो पहली कैटेगरी है बच्चों एसिडिक अमीनो एसिड्स। इसमें कौन ज़्यादा होगा? इनमें कार्बोक्सिल समूह ज़्यादा संख्या में होते हैं, जैसे एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे? जो कार्बोक्सिल समूह है वो ज़्यादा हो गया तो बेस से ज़्यादा एसिड हो गया, तो कैसे हो गए ये? एसिडिक हो गए। अगर दोनों इक्वल हो गए तो न्यूट्रल छोड़ो, पहले बेसिक पढ़ाऊंगा। बेसिक अमीनो एसिड्स अमीनो समूह की संख्या ज्यादा, जैसे आर्जिनिन, लाइसिन इत्यादि। फिर बचे कौन? न्यूट्रल, उदासीन। इनमें अमीनो ग्रुप व कार्बोक्सिल समूह समान मात्रा में, जैसे एलेनिन, ग्लाइसिन, ल्यूसिन इत्यादि। तो ये हम लोग के अमीनो एसिड्स की कैटेगरी हो गई, बेसिक एसिडिक और न्यूट्रल। तो इसको मैं भेज दूंगा, घर पे जाके बना लेना।
चलो खड़े हो जाओ, प्रतिज्ञा कर लो। आज प्रतिज्ञा कौन कराएगी? नहीं कराएगा, गा में शिव कराएगा। आ जा इधर, प्रतिज्ञा करा। तुझे कुछ भी हुआ हो, प्रतिज्ञा कराएगा। टीचर ने क्या बोला? कराएगा। तो आजा। मुझे विशिष्ट बनना है। मुझे विशिष्ट बनना है। और इसके लिए मैं अपने माता पिता एवं गुरुओं के बताए रास्ते पर चलूंगा। हर दिन अपनी गलतियों को सुधारूंगा। और खूब मेहनत करूंगा। जय हिंद। जुकाम आ रहा है, हो रहा है तो फिर क्लास भी वर्जित करा दूंगा। जो काम दे दिया करूं कर लिया कर। नमस्ते, आप लोग घर जा सकते हैं। बाय सर। बाय बच्चों, नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते भैया।